जय हिंद, जोहार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के उन सभी एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कल की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे कल जो एग्जाम है बच्चों आप लोग को साइंस का है, ठीक है, और साइंस में कुल जो है आप लोग का 30 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो एमसीक्यू रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को अगर सही से देख लेते तो निश्चित ही कल आप लोग 30 में से 26 से लेकर के 28 तक आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न, देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चों समय काफ़ी महत्व है, इसलिए ज़्यादा बोल करके समय को बर्बाद ना करेंगे और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। बेटा कई प्रश्न हमने इस दर्पण से संबंधित करवाया। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, जिसके अगर पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए। उसमें 100 प्रश्नों को हमने करवा के रखा है एमसीक्यू को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बेटा वो कैसा होता है, तो आभासी तथा सीधा होता है। आप सब याद रखिएगा, आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब होता है बेटा वो वस्तु के आकार से छोटा होता है, ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र होता है बेटा वो बड़ा होता है। क्या होता है, वो बड़ा होता है। अब बड़ा होने के कारण इसका उपयोग जो होता है गाड़ी के पैसे दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकास्तर यानी एफ उनकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है बेटा, तो उनकी आधी होती है। कितना होता है, तो उनकी आधी होता है, ठीक है। यानी एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है बेटा r/2। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उनकी वक्रता तथा उनकी जो वक्रता त्रिज्या होता है उनमें क्या संबंध है। तो एफ बराबर क्या होता है, तो याद रखोगे r/2, ठीक है। चलिए आप लोग से कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि किसी दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होगी जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, हाँ तो 20 सेंटीमीटर कुछ दे दे। तो बेटा अगर वक्रता त्रिज्या 32 दिया हुआ है यानी कि r बराबर 32 दिया है तो आपसे s पूछ लिया, ठीक है। तो f बराबर क्या जान रहे हो आप लोग, तो f बराबर r/2 यानी 32 का अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। आप सब याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बेटा हजामती आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा ना, तो हजामती क्या होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है बेटा समझिए यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ बेटा याद रखते चलिएगा अवतल दर्पण का उपयोग इसके अलावे गाड़ी की हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दांत, कान, नाक इत्यादि के इलाज में जो डॉक्टर होते हैं वो दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद सौर भट्टियों में ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेटा याद रखोगे अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है इनकी जो प्रकृति होता है प्रायः वास्तविक तथा उल्टा होता है। प्रायः वास्तविक तथा क्या होता है, उल्टा होता है। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा एक सिचुएशन ऐसा होता है जब इसकी जो प्रकृति होती है वो आभासी बन जाता है, आभासी तथा सीधा बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। कब बनता है, जब इसके पी तथा एफ के बीच में रखा जाता है, ठीक है। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के, तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा गोलीय लेंस, तो गोलीय लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका परावर्तक सतह गोल होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए तो कौन कौन सी लेंस आप लोगों ने पढ़ा बेटा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो होता है याद रखिएगा आप लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है, जबकि जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसको कमेंट करके बच्चों आप लोगों ने बताइए, हमने कई वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब प्रश्न है बेटा आपके पास में कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। यानी कह रहा है जब प्रकाश की जो किरण है बेटा वो हवा से यानी एक माध्यम से, माध्यम पहला कौन है, हवा से कांच में जब प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या है,
तो लेंस की क्षमता को हम लोग किससे करते हैं, तो पी से इंडिकेट करते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक है। पी बराबर बेटा 1/f, ठीक है। तो लेंस की जो क्षमता होता है उसको हम लोग, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, किससे, डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, डी। हमारे नेत्र में लेंस होता है। अब समझिए हमारा जो नेत्र है वो किसकी भांति कार्य करता है, तो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस, ठीक है। अब आप लोग से पूछ लिया जाता है कि हमारा नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। तो बेटा याद रखोगे, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो आँख की जो लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है उनको नियंत्रित कौन करता है बच्चा, तो पक्षमापी पेशियां करता है, ठीक है। आप सब याद रखिएगा, पक्षमापी पेशियां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सॉरी यहाँ पे पूछ दिया, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो बेटा अधिकतम जो दूरी है वो अनंत होता है, लेकिन अगर मिनिमम दूरी की बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ना कि मीटर में। अगला, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अभी हमने जस्ट बेटा पहले बताया कि अवतल लेंस का उपयोग किस प्रकार के दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष। ये समझिए बेटा, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो निकट दृष्टि दोष, मतलब ये नहीं समझिए कि निकट का हो गया, उससे ऑपोजिट याद रखोगे। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं निकट की वस्तुएं देख लेते हैं, ठीक है। तो निकट की वस्तुएं को साफ साफ देख लेता है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो अवतल लेंस की चश्मे से। अब दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, तो जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं कि दूरदृष्टि दोष, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन जो नज़दीक की वस्तुएं होते हैं उसको स्पष्ट नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि उत्तल लेंस का चश्मा डॉक्टर दे देता है, और ये क्या करता है, जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का वो रेटिना पर फोकसित करवा देता है और ये आसानी से देख लेता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो ना ही दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं और ना ही नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के चश्मे को लगाएंगे, यानी कि द्विफोकस लेंस का इसका उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो तारे टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो अगर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं दिया हुआ तो याद रखोगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। आप समझिए कोई अभिक्रिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो भाग लिया, कौन कौन, कार्बन ऑक्सीजन, इसके फलस्वरूप क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है बेटा ये दोनों क्या है, तो ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जबकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी क्या कहलाएगा, तो ये उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, अभिकारक। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को कई बार रिपीट किया, जितने प्रीवियस प्रश्न आप अगर उठा के देख लोगे तो इसको कई बार पूछा गया, ठीक है। तो कह रहा है समीकरण CaOCl3 कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा देंगे, ठीक है, उष्मा दे रहा है तो ये वियोजित हो जा रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बेटा याद रखोगे, बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया, तो देखिए एक बड़े यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप टूट करके दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित हो जा रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो बेटा याद रखोगे वियोजन अभिक्रिया। श्वसन केसी रासायनिक अभिक्रिया, अब जो श्वसन है वो केसी क्या है, श्वसन केसी रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होता है कि हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऊष्मा क्षेपी क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो इनमें से कौन है जो अभिक्रिया नहीं करेगा बेटा,
ठीक है। तो ZnSO4 प्लस कॉपर, निम्न से कौन संतुलित समीकरण है। अब समझिए इसको संतुलित करके देख लिए कि कौन सा जो है बैलेंस है। तो यहाँ पे सोडियम कितना है बेटा 1, यहाँ पे सोडियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2 दूना 4, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है 2, तो ये तो होगा नहीं। इधर देख लीजिए आयरन कितना है तो 3, हाइड्रोजन कितना है तो 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4, इधर देख लीजिए तो Fe3 ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दूना 8, तो ये क्या है संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटा संतुलित करने आप लोग को देगा ही देगा, एकदम रट लीजिए कि संतुलित करना ही है, ठीक है। अगला कह रहा है अभिक्रिया ZnO प्लस सी, ZnO प्लस सी इक्वल टू Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है। तो बेटा देखिए उपचयन का मतलब क्या है, तो कार्बन की ऑक्सीजन की वृद्धि होना। तो ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रहा है, तो कार्बन के साथ हो रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब समझिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, लाल को नीला कर दे रहा है, मतलब ये जो भी कोई होंगे क्षार ही होगा। अब क्षार होगा मतलब इसका पीएच मान क्या होगा 7 से अधिक होगा। अब क्षार क्या करता है बच्चों, तो इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन करता है। इनका स्वाद कैसा होता है, तो बेटा याद रखोगे कड़वा होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्षार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा आपके पास में, निम्न से कौन दुर्बल अम्ल है। अब समझिए दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है और प्रबल अम्ल। तो जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रबल अम्ल, और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। अम्ल की जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, तो बेटा याद रखोगे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब समझिए दही जो होता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं बच्चों, ये दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अपनी जो जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस, ये काफ़ी तेजी से क्या करता है जनन की क्रिया करता है। जनन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, ठीक है। तो दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन सी अम्ल पाया जाता है बेटा, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। समझिए अम्लीय जो विलयन होता है उनका पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो होता है वो 7 के से अधिक होता है, जबकि जो उदासीन होता है वो 7 के इक्वल होता है, ठीक है। अब 7 के इक्वल किसका है बेटा, तो याद रखोगे जल का। अब से कई बार पूछ लिया जाता है कि जो दूध है, दूध का पीएच मान क्या होता है, तो 6.4 होता है, ठीक है। अब पूछ लेगा बेटा कि दूध से दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तित होगा, तो इसका जो पीएच मान होगा वो घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, सबसे अधिक बार पूछने वाला प्रश्न है। तो रक्त का पीएच मान क्या होगा 7.4। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नींबू का रस का पीएच मान क्या होगा, तो बेटा इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट में बताइए कि इनका क्या होता है, हमने कई बार बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे कौन अधिक क्षारीय। अब समझिए कौन अधिक क्षारीय, या पीएच मान दे दिया गया, तो सबसे पीएच मान अधिक जिसका होगा वही तो क्षारीय सबसे अधिक होगा। या 8, 12, 10, 14, तो सबसे अधिक जो यहाँ पे देखिए 14 है, तो सबसे अधिक क्षार कौन होगा, तो यही तो होगा। अब सबसे अधिक जो 14 है किसका होता है बेटा, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। आप समझिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 है। आप लोग याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। एक जिप्सम का याद कर लेना बेटा, तो CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, धोवन सोडा, इसको कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होता है, इसको एकदम याद करना, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को निश्चित पूछेगा ही पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब समझिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहाँ से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, पर्णहरित से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जल से। अनोक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। अब समझिए अनोक्सी शोषण,
तो अनॉक्सिस शोषण मतलब अवायवीय शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? परजीवी का मतलब जो दूसरे पर रहता है, तो बेटा परजीवी कौन हो जाएगा? तो आप लोगों को हमने पढ़ाया परजीवी, मित्रजीवी, सपोषी। ठीक है, तो परजीवी कौन हो जाएगा? तो राइजोबियम है बेटा, प्लाज्मेडियम है, आर्किड है, मच्छर है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर की जो तरल भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुल 30 MCQ प्रश्न था जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें बच्चों, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट को संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो आगामी जो सेशन 2026-27 रहने वाला है बच्चों, 2026-27, ठीक है, उनका न्यू बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की पढ़ाई उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस चैनल में बेहतर तैयारी कराने के लिए जुड़े रहें।